नाज़रीन, गजा में बड़ी हलाकतों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। साथ ही मेगा ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आई है कि B-2 बॉम्बर्स जो ईरान पर हमले के लिए लाए गए थे, जिस पर इसराइल ने बहुत छलांगे लगाई थी और इसराइल में शादियाने बजाए जा रहे थे कि अभी ईरान पर हमला बस होने जा रहा है, वो B-2 बॉम्बर्स जो दुनिया के सबसे लेटेस्ट और जदीद तरीन बॉम्बर समझे जाते हैं, जो किसी भी रडार से बचकर कहीं भी जाकर जब स्ट्राइक कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर कैरी करने के लिए बनाए गए थे। और वो 6 B-2 बॉम्बर्स जो यहां डिप्लॉय किए गए थे इंडियन ओशन में, वो अब वापस लौट गए हैं। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो बॉम्बर जो लाए ही स्पेशली इसलिए गए थे कि ईरान पर हमला करना है, वो इस वक्त वापस लौट गए हैं। तो इसराइल के मातम के अंदर और इसराइल की डिफीट के अंदर एक और बड़ा इजाफा और एक और बड़ा सिग्नल है कि मामलात कैसे रिवर्स हो रहे हैं। और इसराइल के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो तवातुर के साथ कैंसिल हो रही हैं। कुछ और यूरोपियन ममालिक की जानिब से इसराइल के लिए अपनी फ्लाइट्स है वो कैंसिल कर दी गई हैं। प्रेसिडेंट सीसी की प्यूटन के साथ मुलाकात हुई है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से बातचीत की गई है। मिडिल ईस्ट जो है वो तब्दील हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन मिडिल ईस्ट किसके मुताबिक तब्दील हो रहा है? जैसे नेतन्याहू मिडिल ईस्ट को तब्दील करना चाहता था, जैसे इजराइल और अमेरिका तब्दील करना चाहते थे, वैसे अब ये तब्दील नहीं हो रहा है। इसलिए अमेरिका को भी अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ अब बचा है वो भी अब हाथों से निकल जाएगा अगर अमेरिका इस पॉलिसी को शिफ्ट नहीं करता। और वो शिफ्टिंग जो है वो हमें अब नजर आ रही है। तो यहां इजिप्ट जो है उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की टॉक्स जो है वो प्यूटन के साथ हो रही हैं। और इसराइल के खिलाफ जो बायकॉट मूवमेंट्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर देखी जा रही हैं। यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा इफेक्टिव मैयर जिसको आप कहेंगे वो सामने आया है, यानी बयानात, मुजाहरे, ये सारी चीजें तो लोगों ने बहुत, जो अब एक और, यानी ये सबसे बड़ा इफेक्टिव मैयर है जिसमें लेबर यूनियंस खड़ी हो गई हैं। और ये वो लेबर यूनियंस हैं जिनके इन्फ्लुएंस जो है वो बैंक्स के ऊपर है, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है, वो इस वक्त खड़ी हो गई हैं और इसराइल को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ यूरोप की 4 बड़ी जो लीडर हैं, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पोलैंड, वो इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं और यूक्रेन की जंग के हवाले से भी कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है, रीजन के अंदर क्या हो रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और गजा का सीज़फायर क्या मुतवक्के है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि ट्रंप की आमद से पहले, ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले गजा का सीज़फायर हो सकता है। ये भी आपके सामने रखेंगे। आगाज हम गजा से करते हैं जहां पर रेजिस्टेंस ऑपरेशन कर रही है। कल रफा के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसमें 2 इजरायली यूनिट्स को निशाना बनाया गया और उसमें उनकी हलाकतें कन्फर्म हुई और उनके जख्मी होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बाद में कंफर्म हुई। तो कल रफा के अंदर ये बड़ा ऑपरेशन किया गया और अभी रेजिस्टेंस ने एक और बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया है जिसमें हैवी कैजुअलिटीज हुई और ये शुजाया के इलाके में सर अंजाम दिया गया है। और ये हैरान कुन है कि अगर आप फुटेज देखते हैं तो गजा मलबे का ढेर बन चुका है। उसी मलबे में अभी भी हमास मौजूद है, उसी मलबे में अभी भी इजरायली कैदी मौजूद हैं, उसी मलबे में अभी भी हमास निकलकर इजरायली फौजियों को मार रही है। यानी इसके बाद कुछ चीज अगर रह जाती है तो मुझे बताएं। तो कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अ सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट अकर्ड इन द शुजाया नेबरहुड इन गाजा। सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट। Israeli military vehicle was directly targeted by anti-tank missile to an increase in the number of casualties. इसराइली जो मिलिट्री व्हीकल है उसको डायरेक्टली निशाना बनाया गया है और कैजुअलिटीज के नंबर्स के अंदर इजाफा हुआ है। इसराइली हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्टेड नंबर ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स टू तल हशमोर हॉस्पिटल इन सेंट्रल इसराइल। गजा से निकालकर सेंट्रल इसराइल के अंदर फौजियों को जो है वो उनके जो जख्मी हैं या डेड हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। द आर्मी डिप्लॉयड हेलीकॉप्टर्स टू द शुजाया नेबरहुड एट द मोमेंट ऑफ द इंसिडेंट एंड फायर्ड आर्टिलरी शेल्स। जब ये इवैक्यूएशन करते हैं तो फिर वहां पर बमबारी भी करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन रेजिस्टेंस इनके ऊपर फिर भी अटैक कर रही होती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी काफी मुश्किल काम होता है। इजरायली हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्टेड नंबर ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स। खुद इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर ये फौजी जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर रेजिस्टेंस ऐसे ऑपरेशन कर रही है जिसमें इजरायली फौजियों का जानी नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। यानी रेजिस्टेंस अभी भी ऐसी कैपेबिलिटी रखती है। तो इजरायली फौज जो है वो देखिए वो शिकस्त खा चुकी है और बच्चों को मारने के अलावा, हस्पतालों पर हमला करने के अलावा और जो डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस हैं उनके खैमों पर हमला करने के अलावा, बम गिराने के अलावा इजराइल ने वहाँ पर कुछ भी अचीव नहीं किया है। और दुनिया की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सिविलियंस को मारने से कोई जीत गया हो। तो इसलिए इजराइल की डिफीट इतनी बड़ी इसलिए होकर सामने आ रही है
पूरे आलमी सतह के ऊपर इसराइल को ऐसी सुबकी और पछताई का सामना करना पड़ रहा है जो आज तक इसराइल को सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया है वो सबसे बड़ा जुल्म है। और उसने जो पावर अपनी इस्तेमाल की है, उसने अपनी तमाम पावर इस्तेमाल कर लिया, उसके बावजूद उसको नताज नहीं मिले। और यमन की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने किस तरह के ऑपरेशंस किए हैं, डिटेल सामने आई है, जिसमें यमन ने यह बताया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो फायर किए हैं बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यमन ये क्लेम कर रहा है कि उसने ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लोकली मेड हैं, यानी उन्होंने खुद बनाए हैं। अब ये भी अजीबोगरीब सी बात है कि यमन जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल खुद बना रहा है। यमन अनाउंसेस हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन बेन गोरियन एयरपोर्ट, और इसके अलावा जो याफा ड्रोन्स हैं उसके साथ तल अवीव को जो है वो हिट किया गया है। इन हमलों के बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं। अभी इटली से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है, इटली ने इसराइल के लिए जो अपनी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो यमन को यहां पर कामयाबी और फतह हासिल हुई है, ये नाकाबिले बयान है, यानी कोई ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं था, उसके बावजूद ये फतह हासिल करना, इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप नोट करें कि यमन की असल स्ट्रेटजी क्या थी, यमन ये जो इसराइल के ऊपर हमले कर रहा था, देखिए क्या यमन इसराइली जो F-35 तैयारे हैं क्या उनको गिरा सकता है? नहीं, अभी तक एक भी नहीं गिरा और ना शायद गिराने की सलाहियत रखता है। क्या यमन के जो मिसाइल हैं वो जो इसराइल की हसास बेसेस हैं, क्या उनमें पेनिट्रेट करते हुए प्रिसाइजली जाकर हिट कर सकते हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। क्या उनकी जो तल अवीव के अंदर हसास एरियाज हैं या उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, वो सारे एरियाज, क्या उनको हिट कर सकता है यमन? अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो पर यमन ये मिसाइल मार क्यों रहा था? यमन ये हमले कर क्यों रहा था? असल टारगेट क्या था? क्या यमन कोई असैसिनेशन ऑपरेशन इसराइल में सर अंजाम दे सकता है? अभी तक तो कोई ऐसी कैपेबिलिटी हमें नजर नहीं आई। तो फिर मकसद क्या था और उसमें फतह फिर कैसे हासिल हो गई? देखिए, यमन का असल जो मकसद था ना, वो एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करना था जो उसने फ्लाइट्स को कैंसिल करके हासिल किया है। यानी यमन जो कुछ हासिल कर सकता था, जो जिसके लिए उसने ये ऑपरेशन शुरू किए, वो ये था कि इसराइल के अंदर जो नॉर्मेल्सी है उसको हिट करना है। यानी ऐसे नहीं कि गजा के ऊपर बम गिरते रहेंगे और इसराइली आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि अब हिजबुल्लाह से भी अटैक नहीं हो रहे, तो इसराइल के अंदर चीजें नॉर्मल हो सकती थी। यमन का बुनियादी मकसद डिसरप्ट करना था नॉर्मेल्सी को, क्योंकि नॉर्मेल्सी जो है वो डिसरप्ट होगी तो प्रेशर और बढ़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट वो क्या हासिल कर सकते थे? वो ये फ्लाइट्स है। देखें, फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनी है और पूरी दुनिया में उसका असर देखा जा रहा है कि एक एक मुल्क से जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यानी ह्यूज इंपैक्ट है। और अमेरिका दरमियान में मौजूद था, इसके बावजूद यमन ये करवाने में कामयाब हो गया है। यकीन मानिए, जब यमन ने ये ऑपरेशन शुरू किए थे तो ना ही अमेरिका और ना ही इजराइल को इस बात की कोई कैलकुलेशन थी कि यमन इस हद तक कामयाब हो सकता है कि वो इजराइल की तरफ आने वाली फ्लाइट्स, अब जरा अंदाजा तो करें, मिडिल ईस्ट के एक कोने में यमन है, एक कोने में इजराइल है, यमन के पास एक छोटा सा त्यारा भी नहीं है, और उसने इजराइल की जो मोस्ट मॉडर्न इस वक्त आप कह लें कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री मोस्ट मॉडर्न, तो उनकी फ्लाइट्स बंद करवा दी हैं। मतलब ये दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है? तो ये बेसिकली एक नए दौर की ताकत का मुजाहरा है, जिसमें वो हैवी इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट कैरियर वाला, वो एयर डिफेंस, वो सब फेल हो चुका है। और इसमें हम देख रहे हैं कि सस्ते सस्ते ड्रोन, सस्ते सस्ते मिसाइल जो है वो कितने बड़े बड़े टारगेट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए यमन का ये फ्लाइट्स के अंदर, अभी देखें इटली ने, अभी उन्होंने बेन गोरियन पर जो मिसाइल मारा है उसके बाद इटली ने अनाउंस कर दिया कि हम भी अपनी फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। बहुत सारे मालिक पहले कर चुके हैं और जो रह गए हैं वो करते चले जा रहे हैं। तो देखिए, ये वो चीज़, फिर अमेरिका का पीछे हटना, ये फ्लाइट्स कैंसिल होना, इसराइल के अंदर इस वक्त भी मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर मजबूर कर रही हैं इसराइल को। और अस्करी सतह पर हम देख रहे हैं अभी तक कोई कामयाबी नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली इसराइल का अंजाम क्या निकलेगा? अच्छा, इसी दरमियान एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये मेगा ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जब ये वाकया हुआ था उस वक्त भी ये बहुत बड़ी खबर थी कि जो B-2 बॉम्बर्स आए थे ईरान पर हमला करने के लिए, वो इस वक्त लीव कर गए हैं इंडियन ओशन को, जहां पर वो डिप्लॉय किए गए थे। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स डिपार्ट फ्रॉम यूएस एयरफोर्स बेस डियागो गार्सिया इन द इंडियन ओशन। अब देखिए, जब ये आए थे तो बिल्कुल वो माहौल था कि बस अभी ईरान के ऊपर हमला हुआ, शायद अगले 24 घंटों के अंदर हमला हो जाए। और ये बात बाद में कंफर्म हुई कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को जो डिफरेंट बॉम्ब्स हैं हैवी, वो ट्रांसफर भी कर दिए गए थे कि ईरान पर बस हमला जो है वो होने जा रहा है। इधर बॉम्बर्स आ गए थे
اور ہیوی جو بامز ہے وہ اسرائیل کو بھی ٹرانسفر کر دیے گئے تھے جو ان کے فائٹر جیٹس نے جا کر ایران کے اوپر اٹیک کرنا تھا. تو اتنے قریب تھے ہم. تو اب آپ دیکھیے کہ صورتحال جب وہ کس طرح ریورس ہو رہی ہے, اور اس میں آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایرانین جو لیڈرشپ ہے اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ کس فیز سے گزرے ہیں, اور ابھی وہ فیز مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے, لیکن پچھلے جو 2 ہفتے تھے وہ کتنے کروشل تھے ایران کے مستقبل کے لیے, کہ ایران بالکل جنگ کے دہانے کے پر کھڑا ہوا تھا اور تیاری ہو چکی تھی ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے. تو ایران کی لیڈرشپ کس پینک کے اندر ہوگی, کس سیاسی اور ڈپلومیسی اور کس بصیرت کے ساتھ, کس وزڈم کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ریورس کیا ہے, جو جنگ ان کے اوپر مسلط ہونے جا رہی تھی اس کو کیسے انہوں نے ریورس کیا ہے اور کیسے انہوں نے اپنی آئسولیشن ختم کی ہے. تو بڑی وزڈم کے ساتھ جب ایرانین لیڈرشپ جب وہ یہاں سے گزری ہے, تو اسرائیل کو ایک اور بڑا دھچکا کہ یمن کے ساتھ ایگریمنٹ, یمن میزائل مار رہا ہے اور اب خبر آ رہی کہ بمبر جو ہیں وہ یہاں سے لیو کر گئے ہیں. پھر اسی درمیان جب اگلی بات سنیے, ٹرمپ انتظامیہ جس نے یمن کی جنگ چھیڑی, جس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے, ٹرمپ انتظامیہ کی ذرا صورتحال دیکھ لیجئے. بھائی جو فیصلہ ساز ہیں اگر ان کی بھی حالت پتلی ہے تو معاملہ کیسے ان کے حق میں جائے گا, فیصلہ کرنے والے ہی جب کسی قابل نہیں ہیں. مائک والٹ تو ہو گیا فارغ. اب جو سیکٹری روبیو ہیں ان کے پاس ابھی یہ چارج ہے, یہ این ایس اے بھی ہیں اور سیکٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں. اچھا, ان کے بارے میں بھی یہ رپورٹس امریکی میڈیا میں چل رہی ہیں کہ جو سیکٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن سیکیور نہیں ہے. یعنی 3 سب سے بڑے عہدیدار ہیں نا, ایک سیکٹری آف ڈیفنس, ایک سیکٹری آف اسٹیٹ اور ایک این ایس اے. این ایس اے فارغ ہو گئے, سیکٹری آف اسٹیٹ جو ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن سیکیور نہیں ہے. اور جو سیکٹری آف ڈیفنس ہیں جن کا نام آیا جو یمن چیٹ لیک کے اندر اور بہت سارے سکینڈلز آئے, ان کے حوالے سے ابھی خبر کیا سامنے آ رہی ہے. دی گارڈین کی رپورٹ دیکھیے, دا وائٹ ہاؤس از withdrawing the authority of US Defense Secretary to select the Pentagon senior staff. وائٹ ہاؤس نے وہ withdraw کرنے جا رہا ہے US Defense Secretary کی اتھارٹی کہ وہ پینٹاگن کے اندر جو سینئر سٹاف ہے اس کی تقرری نہیں کر سکتا. آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ پینٹاگن کا جو چیف ہے یعنی سیکرٹری آف ڈیفنس, اگر وہ وہاں پر سینئر عہدیداروں کو نہیں لگا سکتا تو وہاں پر کیا اس نے جو ہے وہ کس کو, چپڑاسی کو لگانا ہے؟ مطلب اس کا کام کیا ہے؟ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے ٹرمپ کو. یعنی خود ٹرمپ انتظامیہ کتنے بڑے کیوس کا شکار ہے کہ دو عہدیداروں کا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, تیسرا جو ہے اس سے وہ اتھارٹی لینے جا رہے کہ وہ بندے نہیں وہاں پر تقرری کر سکتا, اپوائنٹ نہیں کر سکتا. تو اس نے کرنا کیا؟ اور دیکھیں یہ ایک سگنل بھی ہے کہ اس کی بھی باری آ چکی ہے. بھائی جب آپ اس سے مین اختیار ہی چھین رہے ہیں کہ وہ بندوں کو لگا ہی نہیں سکتا تو پھر مطلب کیا بچ جاتا ہے پیچھے. تو یہ ایک سگنل بھی ہے کہ یہ بندہ بھی فارغ ہونے جا رہا ہے جس نے یمن پر حملہ کیا تھا, جس کی سب سے زیادہ اصرار تھا کہ نہیں یمن پر حملہ ہونا چاہیے. تو اس کی آپ دیکھ لیں. تو یہ ٹرمپ انتظامیہ ہے, اس کے جتنے فیصلے ہوئے وہ سارے فیل ہو چکے ہیں اور اس لیے وہ بھی فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ غزہ کی جنگ جو ہے وہ کتنی دیر, اسی انتظامیہ نے فیصلہ دیا نا کہ غزہ میں دوبارہ حملہ ہونا چاہیے, اسی انتظامیہ نے. تو اسی انتظامیہ کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ خود دیکھیے. اور یہ بڑی حیران کن ہے, اور اس کو آپ اتفاق کہیے یا قدرت کا انصاف کہیے, جو بھی اس کو کہیں, کہ جس دنیا کی لیڈرشپ نے غزہ پر بمباری کی حمایت کی ہے وہ لیڈرشپ نہیں بچی. وہ برطانیہ کا پرائم منسٹر ہو, وہ بائیڈن ہو, وہ جرمن چانسلر ہو, وہ کینیڈا کا وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, جاپان کا ہو, وہ لیڈرشپ فارغ ہو گئی ہے. تو ٹرمپ انتظامیہ اس کے لوگ جنہوں نے حمایت کی وہ بھی اس وقت ہمیں فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن یہ ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اسی درمیان جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کا جو دورہ جو 13 مئی سے شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے غزہ کے اندر سیز فائر ہو سکتا ہے. یہ اس وقت یعنی رپورٹس چل رہی ہیں. اچھا, ٹرمپ نے جو 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ویری بگ اناؤنسمنٹ آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے میرے دورے سے قبل, تو اس نے ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ وہ ویری بگ اناؤنسمنٹ کس حوالے سے بات کر رہا تھا, غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے. یعنی ٹرمپ نے خود اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے بات چل رہی ہے. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں, دیکھیے جو انویسٹمنٹس ہیں نا, جو یو ای نے, جو سعودی عربیہ نے اناؤنس کی ہیں, جو قطر اناؤنس کر سکتا ہے, اور صرف ان 2 ممالک کے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ $2.4 ٹریلین ہیں. نہ ہی آسٹریلیا, نہ ہی جاپان, نہ ہی یورپ کا کوئی کنٹری, نہ ہی کینیڈا, یعنی دنیا کی کوئی اکانومی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا اناؤنس نہیں کر سکی امریکہ کے اندر. تو یہ صرف 2 ممالک اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی انویسٹمنٹس نہیں ہے, ہم $2.4 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں.
میں آپ کو بتاؤں یہ جو انویسٹمنٹس ہیں یہی پرائم فیکٹر ہوں گی چیزوں کو شیپ کرنے کے اندر. یعنی جیسے ہم یوکرین جنگ کے بارے میں ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ منرلز کا معاملہ ہے اور آخر کار معاملہ ختم کہاں ہوا؟ منرلز کے اوپر. امریکہ نے کہا کہ منرلز ہمارے حوالے کرو، وہ جنگ ہی منرلز کے لیے تھی. تو یہاں پر جو پرائم فیکٹر ہے وہ یہ انویسٹمنٹس بننے جا رہی ہیں. یہ انویسٹمنٹس جو ہے وہ امریکہ سے فیصلے کروائیں گی کیونکہ ان کو یہ انویسٹمنٹس چاہیے. مڈل ایسٹ جو ہے وہ 2018-17 میں ابراہم اکارڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، لیکن آج مڈل ایسٹ ابراہم اکارڈ پر نہیں کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یا تو مڈل ایسٹ وہیں پر کھڑا ہوتا، وہ کہتا کہ ہمیں فلسطینی ریاست کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ان کی کوئی مجبوری نہ ہوتی فلسطینی ریاست کے حوالے سے. آج ان کی مجبوری بن چکی ہے، تو وہ جہاں پر انویسٹمنٹس دینے جا رہے ہیں سب سے پہلا ان کا مطالبہ یہ غزہ کا سیز فائر اور فلسطینی ریاست. اور سعودی عربیہ سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، سعودی عربیہ نے کہا کہ غزہ میں ہم کسی اور چیز کو قبول نہیں کریں گے سوائے عرب پلان کے، جس میں غزہ کی ریکنسٹرکشن اور فلسطینی ریاست شامل ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ آپ دیکھیے گا یہ انویسٹمنٹس آگے چل کر بہت سارے فیصلے امریکہ سے کروانے جا رہی ہیں. اور مثال کے طور پہ آپ دوسرا بھی اس کا اینگل دیکھیے. ماسکو سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ پریزیڈنٹ سیسی اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. ٹھیک ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈسکس ہوئی ہے اور اپنے تعلقات کو مزید ڈیپ کرنے کے حوالے سے. اب دیکھیے کہ جو رشیا ہے وہ سیریا کے اندر موجود ہے اور کبھی کبھار خبریں چلتی ہیں کہ وہاں سے وہ اس کی پورٹ ختم ہو سکتی ہے، یہ وہ اس کی پریزنس ختم ہو سکتی ہے، خبریں چلتی ہیں. تو انہوں نے اس کا متبادل انتظام کہاں پر کیا؟ سوڈان کے اندر. سوڈان میں ان کی پورٹ کی بات ہو گئی ہے. تو سوڈان کے ساتھ ہی تو ایجپٹ ہے، تو بھائی وہ میڈیٹرینین سی ہی کا ہے نا سیریا، اس کا کوسٹل لائن ہے، تو ایجپٹ کے اندر بھی وہ کوئی پورٹ لے سکتے ہیں. نیچے سوڈان میں تو وہ آگے ہیں. تو ایجپٹ جو چائنا کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہا ہے، چائنا کی ٹیکنالوجی لے رہا ہے، اور اس وقت آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پر چائنا کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ غالب آ رہی ہے مغربی ٹیکنالوجی کے اوپر. ایجپٹ جو بہت بڑا ایک اتحادی ہے امریکہ کا اور اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اس وقت رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈسکس کر رہا ہے اور چائنا سے ہتھیار لے رہا ہے اور ان کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہا ہے. تو ان براڈر مڈل ایسٹ اسٹریٹجی یہ انویسٹمنٹس یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ٹرمپ سے اور امریکہ سے کہ اب ان کے لیے ٹائم ختم ہو چکا ہے. یعنی اس جینوسائیڈ کے لیے اب ان کے لیے ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وہ مزید ٹائم بھی دیتے ہیں اسرائیل کو تو اس کے بعد بھی اسرائیل کو فاتح ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ امریکہ کے ہاتھ میں بچا ہے وہ بھی امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ بنیادی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے اور دے دیں گے، 6 مہینے اور دے دیں گے اسرائیل کو تو اسرائیل فاتح ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو یمن کا سیز فائر، باقی بہت ساری ڈیولپمنٹس یہ اس بات کا اشارہ ہیں کہ آخر کار امریکہ مجبور ہو رہا ہے. اور بہت سبکی اور بہت بوگس فیصلے تھے مڈل ایسٹ کے اندر اس جنگ کو دوبارہ سے شروع کروانا، اور اب ٹرمپ کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ کچھ بھی اچیومنٹ نہیں ہوئی. تو یہ صورتحال ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو آپ لنک کریں کہ دنیا کیسے کھڑی ہو رہی ہے. ناروے ٹاپ ٹریڈ یونین بیکس فل بائیکاٹ ڈائیوسٹمنٹ فرام اسرائیل. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نارویجین کنفیڈریشن ٹریڈ یونین ہے یہ کنٹری کی لارجسٹ اینڈ موسٹ انفلوئنشل لیبر آرگنائزیشن ہے. اس نے ووٹ کر دیا ہے، ان کی آپس میں جو فیصلہ سازی ہوئی ان سویپنگ اکنامک بائیکاٹ ٹارگیٹنگ دا اسرائیلی آکوپیشن، کہ اسرائیل کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہم پروڈکٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا ان کی یہ پروڈکٹس نہ خریدیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. مکمل بائیکاٹ یعنی ان کی طرف کوئی انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی، ان کی کمپنیز کے ساتھ کام نہیں کیا جائے گا، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی ایسی اینٹی جس کا لنک اسرائیل سے ہوگا اس کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے. سویپنگ اکنامک میئرز کی انہوں نے بات کر دی ہے. مارکنگ ون آف دا موسٹ ڈیسائسو لیبر لیڈ ایکشنز ان یورپ ان سولیڈیرٹی ود پیلسٹینین کاز. یہ یورپ کا سب سے بڑا ایکشن ہے جو اس طرح سے سامنے آیا ہے، اور ان کا جو انفلوئنس ہے وہ میجر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہے اور بینکس کے اوپر ہے. یعنی دیکھیں نا، بینکس کے بغیر اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بغیر کیسے انویسٹمنٹس ہوں گی، کیسے وہ جو ٹرانزیکشنز ہوں گی. تو وہ مطلب ان کا انفلوئنس ہے کہ وہ ان کو ڈائیورسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. یعنی دنیا اب اگلی مزید سٹیج کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہیں. تو دیکھیے جو یہاں پر جینوسائیڈ ہوئی اور اس کے اوپر مغربی دنیا نے جو منافقت دکھائی، ان کی گورنمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی ایک بلیک ہماری ہسٹری کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی تھی اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. ابھی بھی ایک سینکشن اسرائیل کے اوپر نہیں لگی، ٹھیک ہے. تو وہ یاد رکھا جائے گا اس المیہ کے طور پر، اور جو انہوں نے کیا اس کی پنشمنٹ بھی آ کر رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ
मामलात मजीद अगले दर्जे के पर जा रहे हैं। इसराइल आइसोलेट हो रहा है और वेस्ट को पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट की सपोर्ट भी इसराइल को फातह नहीं बना सके। देखिए, ये 7 अक्टूबर से लड़ाई नहीं शुरू हुई, ये लड़ाई 1917 से शुरू होती है। तो 100 साल वेस्ट ने दिए इसराइल को। अब खुद वेस्ट की अपनी हालत जो है वो पतली हो चुकी है। मिडल ईस्ट से इंगेज करना है, उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, अमेरिका से इत्तेहाद खत्म हो चुका है, उस तरह से रिलायंस नहीं है, अब अपने फैसले करने हैं। तो उसमें वो वाली दुनिया नहीं है कि अच्छा इकोनॉमी भी उनके हाथ में है, मिलिट्री भी उनके हाथ में है, टेक्नोलॉजी भी उनके हाथ में है, उन्होंने इसराइल को खुली छूट दी हुई है। ऐसा नहीं, ये वो दुनिया नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है। उधर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रेसिडेंट सीसी और इसके साथ प्रेसिडेंट जो ब्राजील के हैं वो भी मॉस्को के अंदर मौजूद है। वहां से वो जा रहे हैं चाइना के अंदर जो मीटिंग होने जा रही है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सतह की ये मीटिंग है। ये परेड, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सतह के ऊपर एक आप कह लें कि उन्होंने एक मुजाहरा पेश किया है, लीडरशिप जो वहां पर जमा हुई। और बड़ा गैर मामूली एक और चीज देखी गई कि पुतिन और प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये एक्सट्रीमली अनयूजुअल है, शायद इससे पहले कोई इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, ठीक है। तो यहां पर जब वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई, ये बहुत कम, मतलब या तो हुई नहीं या अगर हुई है तो 1-2 मरतबा हुई होगी। तो उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यानी अलायंस जब देखिए, अमेरिका की क्या पॉलिसी थी कि अब चाइना और रशिया को फिर अलग करना है हमने, तो वो तो आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि नॉर्थ कोरिया आ गया, वेनेजुएला आ गया, ईरान उसमें है, तो वो तो अलायंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इधर आइसोलेशन में है इसराइल और खुद अमेरिका आइसोलेशन में है, उनकी आइसोलेशन उल्टा बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए ये जो सारा आलमी मंजरनामा है वो इनको पुश कर रहा है। अब देखें लैटिन अमेरिका की नेशंस, अब देखें एमबीएस कह रहा है कि भाई अमेरिका के बगैर तो रहा जा सकता है, चाइना के बगैर नहीं रहा जा सकता। और लैटिन अमेरिका की नेशंस जो अमेरिका के दरवाजे के ऊपर बैठी हुई हैं वो कह रही हैं हम तो चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, और चाइना यहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो इसलिए इस 7 अक्टूबर को देखिए अमेरिका की पकड़ उस तरह से नहीं थी, यानी ज्यादा मजबूत थी। सिर्फ इस सारी जेनोसाइड के अंदर उसकी पकड़ कितनी कमजोर हो चुकी है, इसलिए हर आने वाला जो टाइम है वो अमेरिका को कमजोर करता चला जाएगा। तो इधर ट्रंप का दौरा हो रहा है और उसमें सीजफायर की बात चल रही है, और मजबूरी में करना पड़ेगा। कोई ऐसी नहीं कि कोई हमदर्दी जाग गई है या अब उनको ख्याल आ गया कि अच्छा हमने ये तो बहुत गलत किया कि फिलिस्तीनियों के साथ हमने ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मजबूरी में करना पड़ रहा है, नई रियलिटी जो है वो यहां पर जन्म ले रही हैं, और ये सबूत हमने सारे आपके सामने रखे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की, आपके साथ मजीद चीज़ें शेयर करेंगे। और जो यूक्रेन के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मैक्रोन और यूके के प्राइम मिनिस्टर और नए जो जर्मन चांसलर हैं वो, और पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचे हैं बजरिया ट्रेन। और ये पहला इस नौयत का ज्वाइंट विजिट है कि ये 4 बड़ी पावर्स एक साथ जब वो यूक्रेन पहुंची हैं, तो बड़ी बुरी शिकस्त हुई है यूक्रेन को। और अब वो देख रहे हैं कि क्या करना है। फ्रांस के सदर ने कहा कि यूक्रेन अब डायरेक्ट बात करे रशिया से, अमेरिका को दरमियान में निकाल के डायरेक्ट जाकर रशिया से बात करे। तो शिकस्त हो चुकी है वहां पर और यूक्रेन को और यूरोप को, ठीक है। अब आज वो पहुंचे हैं और अब उनको भी समझ आ रही है कि वो इस जंग को मजीद कैसे लेकर चल सकते हैं, यानी वो भी अब खुद सीजफायर की बात करने लगे हैं। तो मतलब शिकस्त हो गई, अब वो समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्ट, कभी कह रहे थे फौजें भेजेंगे, अच्छा जी असला देना जारी रखेंगे, लेकिन कुछ कामयाबी वहां पर भी नहीं हुई। तो यूरोप भी उन रियलिटीज को समझ रहा है। तो बहरहाल ये इस वक्त की तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।